इस तथाकथित सेक्युलर भारत में अधिकांश भारतीयों या हिंदुओं ने कभी भी अपनी परंपरा, दर्शन और शास्त्रों में रचित सत्यता पर निश्चिंता के साथ अविश्वास व्यक्त नहीं किया है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि संपूर्ण भारतीय या सनातन दर्शन एक अनुभव जन्य सत्य पर आधारित होने के कारण एक हिंदू निश्चित रूप से उस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि कोई तीसरा पक्ष उस पर अनुमोदन की मुहर न लगा दे, या जब तक कि परिस्थितियां उससे उस सत्य से परिचित ना कराएं। मेरे वाक्य को सिद्ध करने का सबसे आसान उदाहरण है सिक्का। मैंने कितनी बार कई बुजुर्गों को नदियों में या किसी धार्मिक स्थल पर स्थित तालाब या जलाशय में सिक्के फेंकते देखा है। यह दृश्य मेरे लिए समझ से बाहर होने के साथ साथ काफी हास्यास्पद भी था, लेकिन मैं तब हंसी का पात्र बन गया जब भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जलशोधक कंपनी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड ने एक्वागार्ड एक्टिव कॉपर नामक एक जलशोधक लॉन्च किया और यह भी बताया कि कॉपर और पीतल के एंटी माइक्रोबियल गुण पानी से बैक्टीरिया को दूर करते हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। दरअसल पुराने समय में प्रचलित मुद्रा या तो तांबे की होती थी या पीतल की, और उस समय के लोग भारतीय शास्त्रों में वर्णित विज्ञान से भलीभांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने पानी के विभिन्न स्रोतों में तांबे या पीतल के सिक्के डालकर पानी को शुद्ध रखने की कोशिश की। तब से यह सिलसिला आज तक जारी है, लेकिन इस बीच मुद्रा का रूप बदल गया है। अब तांबे और पीतल की जगह स्टील के सिक्कों ने ले ली है, लेकिन हिंदू जन कल्याण के उस मूल संस्कार या वसुधैव कुटुंबकम से आज भी जुड़े हुए हैं और अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए आज भी पानी के विभिन्न स्रोतों में सिक्के डाले जा रहे हैं। ऐसा ही एक और अनुभव है जो आज के वीडियो का मुख्य विषय भी है। प्रत्येक हिंदू परिवार विभिन्न तथ्यों और चरित्रों के माध्यम से अपने बच्चों में नैतिकता और आदर्शवाद को विकसित करने का प्रयास करता है। बच्चे में नैतिकता और आदर्शवाद के बीज बोने के लिए जिस ऐतिहासिक चरित्र या व्यक्तित्व का उल्लेख सभी हिंदू माता पिता या परिवार के बुजुर्ग सदस्य करते हैं, यह ब्रह्मांड उस चरित्र और व्यक्तित्व को भगवान श्री राम के नाम से जानता है। मैं भी उस पारंपरिक शिक्षा और संस्कृति के द्वार से गुजरा हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र से परिचय होने के साथ साथ मेरा परिचय एक अन्य पात्र से भी हुआ और इस पात्र का नाम था दस्यु रत्नाकर। परिस्थितियों या समय ने दस्यु रत्नाकर में ऐसा परिवर्तन लाया कि उन्होंने सभी आपराधिक और पापपूर्ण कृत्यों को त्याग दिया और अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित किया जिसे यह संसार महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानती है। हालांकि दस्यु रत्नाकर के चरित्र और स्वभाव में वो बदलाव मेरे लिए अविश्वसनीय नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि उस बदलाव की वास्तविकता मुझे आसानी से स्वीकार नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव और विचारधारा में इस तरह का बदलाव होना संभव है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे व्यक्तित्व या चरित्र की तलाश में रहता था जिसका जीवन भी डाकू रत्नाकर की तरह बदल गया हो और जो यह साबित कर सके कि एक अपराधी भी महात्मा बन सकता है। आखिर मुझे वो चरित्र या व्यक्तित्व मिला जिसके कर्म और विचारधारा में अद्भुतपूर्व बदलाव आया है। वो व्यक्ति इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि एक डाकू भी महर्षि बन सकता है और उस शख्स का नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। यहाँ आप सभी को बता दे कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ना तो अपराधी है और ना ही दस्यु रत्नाकर के चरित्र या स्वभाव से उनकी कोई संगता है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे
कि मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री की तुलना दस्यु रत्नाकर के चरित्र से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री के विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण में ऐसा अद्भुतपूर्व परिवर्तन आया है जो कभी दस्यु रत्नाकर के जीवन में भी आया था। आज विवेक रंजन अग्निहोत्री कोई अपरिचित नाम नहीं है, क्योंकि एक फिल्म निर्देशक और निर्माता के रूप में उन्होंने ऐसा कारनामा किया या साहस दिखाया जो भारतीय फिल्म इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि एक निर्देशक और निर्माता के रूप में विवेक रंजन अग्निहोत्री 2005 से भारतीय फिल्म उद्योग में सक्रिय है, लेकिन शुरुआती दौर में वो भी उसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका इस्तेमाल बॉलीवुड हमेशा से करता आया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक फिल्म या जिसे चलचित्र भी कहा जाता है मूल रूप से समाज का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इंग्लिश फिल्म उद्योग या बॉलीवुड का समाज की वास्तविकता को पर्दे पर दिखाने या समाज का मार्गदर्शन करने या समाज को संवेदनशील बनाने से कोई लेना देना नहीं है। पैसा कमाने या समाज को बीमार करने के लिए बॉलीवुड हमेशा से दो तरह के फिल्में बनाने में माहिर रहा है। पहला है दुष्प्रचार या सफेद झूठ और दूसरा है नग्नता। दुनिया में कोई भी फिल्म उद्योग या संगठन नहीं है जो दुष्प्रचार करने में बॉलीवुड की बराबरी कर सके। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में भी घटनाओं के पात्रों या चरित्रों के नाम तथा धर्म को एक विशेष रणनीति के तहत बदल दिया जाता है। एक निर्देशक के रूप में अपने शुरुआती समय के दौरान विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की इस परंपरा का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया या अभ्यास किया। उस दौरान उन्होंने 2005 में चॉकलेट, 2007 में धन धना धन गोल, 2012 में हिट स्टोरी और 2014 में जीत जैसी फिल्मों का निर्देशन दिया। ये सभी फिल्में मनोरंजन की आड़ में सिर्फ पैसा कमाने और समाज को बीमार करने के लिए बनाई गई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री कुछ ऐसी फिल्मों के जरिए आगे बढ़ रहे थे जिनमें सामाजिक अवधारणाओं का जरा भी जिक्र नहीं था, बल्कि इन सभी फिल्मों ने समाज को गुमराह करने और बीमार बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 2014 के आम चुनाव के बाद देश के तमाम मीडिया की सुर्खियों में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व दिखने लगे जो पिछले 70 साल या उससे ज्यादा समय से देश में मौजूद और सक्रिय तो थे, लेकिन उनके काले कारनामे हमेशा एक खास रणनीति के तहत देश की आम जनता से छिपाए जाते थे। 2014 के बाद देश की राजनीति में आए बदलाव के साथ ही देश की आम जनता उन तमाम राष्ट्र विरोधी तत्वों के काले कारनामों से परिचित होने लगी। उन तमाम राष्ट्र विरोधी तत्वों को देखकर देश की आम जनता हैरान और परेशान थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र की जड़ें कहां तक फैली हुई है। दरअसल हमारे देश के लोग एक मिथक या भ्रांति के शिकार थे, और वो मिथक यह था कि ज्यादातर लोग यह समझते थे जो नक्सली होते हैं वे अपनी राष्ट्र विरोधी और मानव विरोधी गतिविधियों को जंगल से या देहात से हथियारों की मदद से अंजाम देते हैं। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने कलम से लोगों के मन में बसे इस मिथक या भ्रम को तोड़ दिया। लोगों के मन में बसे उस मिथक या भ्रम को ध्वस्त करने के लिए विवेक जी की कलम से निकली उस किताब का नाम है अर्बन नक्सल। इस किताब के जरिए उन्होंने देश की जनता को आगाह किया कि जरूरी नहीं है कि अब आप देश या मानवता के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले नक्सलियों को सिर्फ जंगल या ग्रामीण इलाकों में ही पाएंगे। अब ये नक्सली आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर या कस्बे में एक विशेष रणनीति के तहत एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में
अभिनय करते हुए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग शारीरिक रूप से सशस्त्र नहीं है। ये लोग अत्यंत हिंसक और सशस्त्र तो होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से। इसलिए एक आम आदमी के लिए उन सभी को पहचानना संभव नहीं है। मुख्य रूप से ये लोग जंगलों में रहने वाले उन हिंसक नक्सलियों के रक्षक, संचालक और मुखपत्र हैं, जिनका काम देश और मानवता को तबाह करना है। इस पुस्तक ने समाज में रूप बदलकर अभिनय करने वाले देश के शत्रुओं से लोगों को परिचित कराया और एक लेखक के रूप में विवेक जी के स्वभाव और विचारधारा में आए बदलाव को भी उजागर किया। अर्बन नक्सल पुस्तक विवेक जी के स्वभाव और विचारधारा में उसी अद्भुतपूर्व परिवर्तन का संकेत दे रही थी जैसा दस्यु रत्नाकर के जीवन में आया था, क्योंकि वो बॉलीवुड नामक एक व्यवस्था या उद्योग का हिस्सा थे जहां सच्चाई और सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता देना तथा उजागर करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन इस किताब को लिखकर विवेक जी ने न सिर्फ बॉलीवुड के उस रणनीति या परंपरा को तोड़ा था, बल्कि बॉलीवुड और अन्य तथाकथित भारतीय नागरिकों के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। अगर आपने आज तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो आप इसे गरुड़ प्रकाशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। इसके बाद विवेक जी ने कल्पना, भ्रम और मिथक पर आधारित बॉलीवुड की उस पारंपरिक धारा को त्याग दिया और विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। अर्बन नक्सल नामक की किताब लिखकर उन्होंने जिस साहस का प्रदर्शन किया था, वही साहस उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर दोहराया। इस बार उनका साहस का नाम था द ताशकेंट फाइल्स। द ताशकेंट फाइल्स फिल्म बनाकर विवेक जी ने वंशवाद की राजनीति की कब्र में छिपे उस सच को खोदना शुरू किया, जिसके बारे में देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया आज तक बोलने से कतराते हैं। इसके बाद विवेक जी ने स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसके बारे में अधिकांश भारतीयों को उतना ही ज्ञान था जितना कि चीनी या चाइनीज जनता को लोकतंत्र के संबंध में ज्ञान है। स्वतंत्र भारत की उस सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का नाम है कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन। लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने उस मानव संकट को कश्मीर से हिंदू पलायन के नाम पर बेचा। क्या यह एक शांतिपूर्ण पलायन था? यानी क्या कश्मीरी हिंदुओं ने बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ दी, या कश्मीरी हिंदुओं को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? अगर कश्मीरी हिंदुओं को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो इसके पीछे क्या कारण थे? अगर मजबूर किया गया तो वे कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और वे इसे करने के लिए किस हद तक गए तथा किस तरह की बर्बरता का इस्तेमाल किया? 2022 में रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल ऐसे ही सच्चे और कड़वे सवालों के जवाब से भरी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म होने के बावजूद विवेक जी ने इस फिल्म में कुछ ऐसी दृश्य, सच्चाई और विचारधारा को दिखाने या उजागर करने से परहेज किया जो समाज और देश में अशांति को जन्म देती। इस फिल्म को बनाते समय विवेक जी ने पहले एक जिम्मेदार नागरिक और बाद में एक फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाते हुए अपनी समझ और जिम्मेदारी का परिचय दिया। यह समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी परिपक्वता और समर्पण को भी दर्शाता है। इसके लिए वो निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं। यदि फिल्म निर्माण में वीरता पुरस्कार चलन में होते तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी और द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम
इस अवार्ड की हकदार होती, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स बनाने वाली टीम भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे निडर और साहसी टीम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर के हिंदुओं का उनकी जन्मभूमि से निष्कासन एक ऐसी घटना है जिसे पिछले 30 वर्षों से किसी भी फिल्म निर्माता, मीडिया कर्मी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों और सेक्युलरिज्म के रखवालों ने छूने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि फिल्म निर्माता बॉलीवुड की परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और उन्हें डर भी था कि उनके विशेष श्रेणी के मुट्ठी भर दर्शकों को ऐसी सच्चाई देखकर बुरा लगेगा। लेकिन सभी तथाकथित परंपरा, भय और राजनीति को ठोकर मारते हुए विवेक जी ने स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी तथा भूली बिसरी विषय पर फिल्म बनाने का साहस किया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भारत में किसी भी फिल्म को सफलता की श्रेणी में तब भी रखा जाता है जब वो फिल्म कम से कम 100 करोड़ का व्यापार करने में सफलता हासिल कर लेती है। लेकिन क्या कोई फिल्म निर्माता 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए इतना जटिल और जोखिम भरा विषय चुन सकता है जिस पर फिल्म बनाने के लिए उसे कई अदृश्य शत्रुओं का सामना करना पड़े या अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? बिल्कुल नहीं। कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति 100 करोड़ रुपए के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। विवेक जी ने जोखिम उठाया और सिर्फ 100 करोड़ के आंकड़े के लिए ही यह जोखिम उठाया। लेकिन उनका मकसद 100 करोड़ रुपए कमाने का नहीं था। उनका मकसद 100 करोड़ लोगों को सचेत करना था, जिसे करने में वो 100% सफल रहे। क्या विवेक जी या द कश्मीर फाइल्स का एकमात्र मकसद 100 करोड़ लोगों को सचेत करना था? यदि हाँ, तो दुनिया के अन्य देशों में द कश्मीर फाइल्स क्यों प्रदर्शित की गई? इसे समझने के लिए हमें दुनिया के एकमात्र सार्वभौमिक वैश्विक संगठन यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध को समझना होगा। जब कोई समुदाय अपने राष्ट्रीयता या अपनी विचारधारा या अपनी नस्ल को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाता है, तो संयुक्त राष्ट्र इसे मानवता के खिलाफ अपराध या नरसंहार मानता है। कुछ समुदाय या कुछ बेवकूफ विचारधारा वाले लोगों ने खुद को सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय साबित करने के लिए इस दुनिया में कई नरसंहार किए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा नरसंहारों को छोड़कर अन्य सभी नरसंहारों को संयुक्त राष्ट्र ने कभी मान्यता नहीं दी। यही कारण है कि कश्मीर फाइल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि दुनिया उसे मानवता के खिलाफ अपराध का दर्जा दे सके। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ने भी आधिकारिक तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता दी है। यह मान्यता विवेक जी और सभी भारतीयों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण था जिसने वर्तमान युग में डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि तक की यात्रा की है। यह भी सच है कि दस्यु रत्नाकर ने महर्षि वाल्मीकि बनने के लिए जितनी चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा चुनौतियों का सामना विवेक जी को करना पड़ा होगा, क्योंकि दस्यु रत्नाकर वैदिक भारत के नागरिक थे और विवेक जी सेक्युलर भारत के नागरिक हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।